हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जिसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो स्टूडेंट्स को, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, वो वाला कंसेप्ट हम लेके आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। यस, चैप्टर 3 और 4 के इवैल्यूएशंस तो कई हद तक स्टूडेंट्स को आ जाते हैं, पैटर्न भी समझा देते हैं टीचर्स के कोई भी यहाँ पे कि भाई ये मेथड करनी है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं। फिर 4th चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशंस मेथड किए, फिर क्या किए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किए, -b प्लस और माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 है, तो वो वाले सम्स इजीली थोड़ा पैटर्न बता दे तो आपको हो जाते हैं। अभी ये वाला जो टॉपिक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में टोटल 3 चीजें हैं। क्या, एक बात समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम्स कोई भी करोगे, अभी तो मैं टेक्स्ट बुक वाले सम्स लेने वाला हूं, फिर उसके बाद हमारी जो वर्कशीट्स है वो भी लेने वाला हूं। सो 3 चीजें, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है। क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन से, यानी कि 3rd चैप्टर से या 4th चैप्टर से, डिसाइड आपको करना है, स्टूडेंट्स को करना है पेपर्स के टाइम पे। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि लगता है 4th चैप्टर का लेकिन स्टार्टिंग होता है 3rd चैप्टर से, ऐसे भी आएंगे समझ, लगता है कभी भी नहीं है तो 3rd चैप्टर का ही है, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आएगा कि वो 4th चैप्टर में भी जाएगा। तो ये 3rd और 4th चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले हम टेक्स्ट बुक के ही करते हैं। देख, मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज इवैल्यूएशन में नहीं की है क्योंकि वो सिंपल है, लेकिन यहां पे पहले टेक्स्ट बुक आना कंपलसरी है। सेकंड, पहले क्या बोला, फर्स्ट समझना पड़ता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझो, फिर इक्वेशन बनाओ, क्योंकि अभी तक क्या था, हम इक्वेशंस खुद बनाते थे, इक्वेशंस को हमको क्वेश्चंस में बोला गया था और हम कर देते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वो सबको XYZ। सो इक्वेशन अभी बनाना है। एंड थर्ड पैटर्न इज सॉल्यूशन, यानी कि ये 3 स्टेज में काम होता है। पहले तो आप इक्वेशंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझो, इक्वेशंस को बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, समझो, बनाओ, सॉल्व करो, याद रखो, समझो, बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पैटर्न के साथ। ये मैंने एक पूरा पिक्चर दिया हुआ है 3rd चैप्टर को, क्योंकि 3rd चैप्टर में मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। ये कभी भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, अरे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जाओ ढूंढ के लाओ। कोई भी टीचर्स आपको बोल दे कि ये मैंने ऐसे बना, नहीं, कोई बना नहीं सकता। बना सकते, लेकिन ये एक आइडिया है ये। ठीक है, अभी ये नए सिलेबस, आपकी जो नई टेक्स्ट बुक जो रिड्यूस सिलेबस आई है पिछले साल से, उस हिसाब से मैंने ये डिक्लेयर किया, ओनली 19 सम्स इन टेक्स्ट बुक फॉर चैप्टर नंबर 3 और आई थिंक 14-15 सम्स चैप्टर 4 में। बस ये टेक्स्ट बुक के तो 34 जितने ही सम्स है जो वर्ड प्रॉब्लम्स के करने हैं। तो मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा बना दिया है कि बेस्ड ऑन एज फर्स्ट पैटर्न, क्योंकि इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिक्सअप है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिक्सअप है। थोड़ा एज का आएगा, फिर नंबर्स का आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और डिस्टेंस, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स करने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको टाइप वाइज करो। वर्ड प्रॉब्लम्स को टाइप वाइज करने की मैं सजेशन दे रहा हूं कि जब कभी भी आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स करो, ऐसा नहीं है बेटा कि 9th स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड के, अब अगर आप हायर स्टडीज में भी जाओगे, 11th-12th में भी जाओगे, वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पे भी आएंगे, क्योंकि अलजेब्रा आता है तो वर्ड प्रॉब्लम्स आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको टाइप वाइज आना पड़ेगा। सो ये पूरा 6 टाइप्स में मैंने पूरा आपका कवर किया है, बेस्ड ऑन एजेस, based on selling, costing, price और purchase related, based on numbers, based on geometry, based on speed and distance, based on time and work। अभी ये टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल 5 आप देख सकते हो। आपकी नई टेक्स्ट बुक आपको पकड़नी पड़ेगी। नई टेक्स्ट बुक में आप देखो एग्जाम्पल 5 3.d का एक्सरसाइज 3.2 में 3rd का 6th क्वेश्चन ऐसे भी दिया है मैंने। 3.3 एक्सरसाइज में 2nd का 2nd क्वेश्चन देख रहे हो आप। सो ऐसा हो तो आप एक बार स्नैपशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक में आप टिक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कि ये पैटर्न का है। मैंने तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या करवाया है, सम है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में, उसके सामने आप लिख लो टाइप 1, उसके सामने लिखो टाइप 2, टाइप 3, ऐसे पूरा 19 सम्स आपके जो प्योर टेक्स्ट बुक में है, जो नई टेक्स्ट बुक में, सो वो पूरा करवाया है। ठीक है, सो एज, सेलिंग, कॉस्टिंग, प्राइस, नंबर्स, ज्योमेट्री, स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ, आपके नए सिलेबस में से स्पीड डिस्टेंस में कोई सम नहीं है और टाइम एंड वर्क में नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा।
पुराने टेक्स्ट बुक में थे तो मैं करवाऊंगा, फिर दूसरा कि हम वर्कशीट्स में करेंगे तब भी काम लगेगा। तो एक्चुअली दिस इज द होल सिनारियो, ठीक है। चैप्टर 4 में ऐसे अलग टॉपिक करने की जरूरत नहीं, चैप्टर 3 में जो कर रहे हो वो पूरा चैप्टर 4 में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, वो मैंने चैप्टर 3 में डिवाइड कर दी है। इतना समझ में आया गया? चलो स्टार्ट कर दे 1 बाय 1। क्या करना है पहले स्टेज, चलो फिर से क्या करना है, समझो इक्वेशन को, वर्ड प्रॉब्लम को, फिर इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी। तो हम जहां पे जो जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, मैक्सिमम हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। अभी जब कभी भी आपको ग्राफिकली आए तो अभी ग्राफिकली आपको कोई अगर पूछता है, ये क्या हो गया भाई, ग्राफिकली अगर कोई पूछता है तो हम अभी ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं लाएंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशंस के लिए आपका अलग फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। आपके टेक्स्ट बुक के सेंटेंस लिए है, इसलिए हम अभी पूरा क्वेश्चंस तो वही लिखेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा करेंगे ये वाला पोर्शन एल्जेब्रिकली यानी जो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो उसको एल्जेब्रिकली बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसका अलग से हम करेंगे। चलो पहला ही बेस्ड ऑन एज आ गया, आपको ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ से है, टेक्स्ट बुक का ही है। मैंने अभी नंबर नहीं लिखा इसलिए तो ये वाले पैटर्न में पूरा लिख लिया, ये आई थिंक एग्जाम्पल 5 भी हो सकता है। चलो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अभी आफ्ताब पेरेंट है, पिता है, जो अपनी डॉटर को बोलता है, ठीक है, कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। पब्लिक कितनी है यहाँ पे, 2। चैप्टर 3 में कितने चाहिए वेरिएबल्स, 2, ठीक है। चैप्टर 4 में वेरिएबल्स कितने चाहिए, 1, लेकिन कई बार हमें 2 भी यूज करने पड़ेंगे, वो आएगा बेटा, आएगा धीरे धीरे, पहले चैप्टर 3 कर दे। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए तो हम सॉल्व करते हैं पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 केसेस भी चाहिए, यानी कि 2 स्टेटमेंट चाहिए। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको मैंने बोला कि वर्ड प्रॉब्लम्स को समझो। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट। 3 years from now, यानी कि अभी फ्यूचर की बात कर रहा है वो, पहले वो पास्ट की बात करता, फ्यूचर की। I shall be 3 times as old as you will be। अबे कोई भी जहां पे भी हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, पिता तो पिता ही रहता है, पापा तो पापा बड़े ही रहेंगे ना, उसकी उम्र तो वैसे भी ज्यादा ही होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक, अभी क्वेश्चंस तो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला है, सॉल्यूशन नहीं बोला, लेकिन मैं तो सॉल्यूशन भी करूंगा, ठीक है, हम तीनों के तीनों करेंगे। इजंट इट दिस इंटरेस्टिंग, ऐसा भी पूछा है, टेक्स्ट बुक वाले ने पूछा है। तो चलो हमारे पास 2 पर्सन है, तो एक की एज, अभी एक बात समझ लो, जब कभी भी एज वाले सम्स आएंगे तो आपको वो प्रेजेंट एज पूछेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहां पे हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड दी प्रेजेंट एज। वैसे लिखा नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं अभी टेक्स्ट बुक के ही समझा रहा हूं। सो फाइंड दी प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। सो लेट अज्यूम आफ्ताब्स एज इज x years, आफ्ताब की एज को हम बोल देते हैं x years, एंड हिज डॉटर्स एज इज y years, ठीक है। चलो इतना हो गया, इक्वेशन समझ लिया, सॉरी केस स्टडी समझ लिया। अभी केस स्टडी में भी काम में आएगा। तो केस 1, पहला केस यानी पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले का क्या केस है भाई, कि भाई आफ्ताब की एज उसकी बच्ची के एज से 7 times ज़्यादा है, यानी कि आफ्ताब की एज प्रेजेंट, ये सभी जो है वो प्रेजेंट एज लेनी है बेटा, ठीक है, इसमें ऐड कर देना प्रेजेंट एज, ठीक है। चलो सो दोनों में x - 7 y - 7 ऐसा होगा बेटा, क्यों, अभी का प्रेजेंट एज में x एंड y है, तो 7 साल पहले में तो -7 -7, तो 7 साल पहले आफ्ताब वैसे भी 7 times एज ओल्डर एज हिज डॉटर। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन आ गया बेटा, देख यही तो करना है, सब कुछ इधर ला दो। चलो x - 7 - 7y। चलो कई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स भी ऐसे करते हैं
कि एक कांस्टेंट को वहीं पे ले जाते, लेकिन अभी हम बाद में करेंगे। ये -49 का +49 हुआ, सो +42। तो चलो, सो x - 7y अभी हम बाद में करेंगे, इक्वेशन सॉल्यूशंस के हिसाब से हम घुमाएंगे, ठीक है। चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है भाई, कि अभी से हमारा फ्यूचर में 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद का केस क्या होगा। तो वैसे भी पापा तो पापा ही रहने वाले, पापा तो बड़े ही रहेंगे। तो आफ्ताब की एज यानी कि x + 3 और y + 3 दोनों में प्लस प्लस करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पप्पा में प्लस करते हैं, बच्ची में प्लस नहीं होगा क्या, 3 साल के बाद बच्ची भी बढ़ेगी ना। सो इट इज 3 times as old as his daughter, so x + 3 3y + 9 सभी एक जगह पे ला दो। चलो, सो x - 3y = 0। मैं तो क्या बोल रहा हूं, ये 2 इक्वेशन आ गए। अभी देखो एलिमिनेशन मेथड करना है कि सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं तो एलिमिनेशन बोलता हूं, क्योंकि ये x और x सब्स्टिट्यूशन कोएफिशिएंट मैच हो रहे। तो हम नया पेज लेते हैं इक्वेशंस के लिए। x - 3y, सॉरी पहले इक्वेशन में गया था बेटा, हाँ इक्वेशन प्रॉपर बनाओ। अभी कांस्टेंट टर्म हमें राइट साइड चाहेंगे, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, यानी 42। सो x - 7y - 42, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। x सॉरी ये तक 3y = +6, x - 3y = +6 हो गया। तो अभी किसी को कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, एलिमिनेशन मेथड हम पूरी पढ़े हुए हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स के सम्स के प्रैक्टिस हमने की है, फिर वर्कशीट्स के इवैल्यूएशंस भी किए हैं। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको माइनस, ये माइनस के लिए अलग कलर ले रहा हूँ मैं, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्शन होना ही चाहिए। -7 + 3y, क्यों, अभी ये नया सिंबल कंसीडर करना है बेटा 3y में, तो -7 + 3 यानी -4। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -48, यस। सो y = -48/-4। उसने तो बोला नहीं था कि ये एजिस फाइंड करो, टेक्स्ट बुक वालों ने, हमने किया है। अभी कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि पुट इन सेकंड करो। चलो, सो x - 3 × 12 6, so x - 36 = 6, so 6 + 36 that is 42। so फाइनल आंसर आपको लिखना है कि आफ्ताब्स प्रेजेंट एज is 42 years and his daughter's age is 12 years। देखो उल्टा पलटी ना हो जाए, आफ्ताब को 12 बोलो और बच्ची को 45 बोलो, 42 बोलो, ऐसा ना हो जाए। पापा पापा बड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। समझ में आया? पहले क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम केस को समझो, फिर इक्वेशन बनाओ और लास्ट में सॉल्व करो। हो गया, यही 3 स्टेज में काम कर रहे हैं। वैसे तो आप टेक्स्ट बुक के सम्स आपको स्कूल्स में भी करवाते होंगे, आपने भी बहुत बार किए होंगे, अरे कई पब्लिकेशन से भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं टेक्स्ट बुक के वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों करवा रहा हूँ, उसके पीछे मेरा लॉजिक है, ठीक है। मैं जो हिसाब से पढ़वाना चाहता हूँ आपको, वो आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में यही वर्ड प्रॉब्लम्स कॉपी पेस्ट होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर दिक्कत आती है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया पहला। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगेन एज वाले सम से। एज वाले सम से आई थिंक 3 ही है आपके टेक्स्ट बुक, प्योर टेक्स्ट बुक में। 5 years hence, 5 years hence यानी कि अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, वैसे भी आपको पता चल जाता है विल से ग्रामर आता है तो फ्यूचर में, जैकब विल बी 3 times एज दैट ऑफ हिज सन। चलो अभी आफ्ताब और उसकी बेटी की बात थी, यहाँ पे जैकब और उसके बेटे की बात है। सो वही केस है सेम। तो लेट अज्यूम, चालू कर सकते हो मेरे साथ साथ, लेट अज्यूम जैकब्स प्रेजेंट एज, यस हमें तो प्रेजेंट एज ही फाइंड करना है। देखा अभी यहां पे पूछा है एग्जैक्ट, इज x years एंड सन का नाम नहीं है, हिज सन्स एज
प्रेजेंट एज लिखना है तो ठीक हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई एस। चलो, सो केस नंबर 1, पहला केस क्या है भाई, 5 years hence, यानी कि अब से 5 साल के बाद, तो दोनों में ++5 होगा, और जैकब के बेटा जैकब उसके बेटे से 3 times ओल्ड है। सो कुछ भी नहीं है, बस वही है। अभी हमको पता चल गया कि ऐसे वाले सम्स में हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, तो ये इसको यहाँ लेके जाओ, कांस्टेंट को इधर लेके जाओ तो भी चल सकता है। फिर आपको अगर एक और स्टेप और करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो रहा है यार, x - 3y 15 - 5, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आपका इक्वेशन आ गया। चलो केस नंबर 2, क्या है केस नंबर 2, तो कि 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले वाला केस, ऐसे लिखना है। देखो आपकी राइटिंग ऐसी प्रॉपर होनी चाहिए। मेरी राइटिंग देख रहे हो एकदम प्रॉपर, मैं तो नोटबुक में नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे ऐसे पूरी लाइन में जाना चाहिए। देखो मेरा स्ट्रक्चर देखो, केस 1 लिखा 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 लिखा, फिर इसके नीचे आप केस 2 लिखोगे, एकदम प्रॉपर लिखना चाहिए। बोर्ड्स में मार्क आपको वैसे मिलेंगे नहीं भाई। चलो दोनों में 5-5 साल का डिफरेंस ले लो, फिर वो कितना बड़ा है भाई, 7 times है। चलो सो x - 5 7 - 35, चलो एक तरफ ला दो, नहीं तो ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ। सो x - 7y - 35 + 5, सो x - 7y - 30। अभी तो इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लाओगे कि नहीं लाओगे, लाओगे कर सकते हो। x - 3y = 10, बहुत बार किया है हमने, एलिमिनेशन मेथड बहुत बार किया है। चलो सो ये माइनस इसको करना ही पड़ेगा, ये प्लस -3y + 7y + 4y और +40, तो जैकब का बेटा आ गया 10 साल का, पापा को लाना है। सो फर्स्ट इक्वेशन में डालो, सो x - 3 × 10 = 10, तो पापा कितने साल के हुए भाई, 40 साल के हुए। तो फाइनल आंसर लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है। जैकब्स एज इज 40 years एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 years। समझ गए, वही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। देख लो एक बार, समझ लो, रिवाइंड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, समझ सकते हो। हाँ अभी एज वाला है सम। 5 years ago नूरी, अभी ये यहाँ पे 2 पर्सन है, 5 years, ये पैटर्न हुई है। 5 years ago नूरी वॉज 3 times as old as सोनू एंड 10 years later, तो वही पैटर्न, नूरी यहाँ पे सोनू दिया है बस। तो लेट अज्यूम, चलो आप ही करो, आ जाएगा अभी। लेट अज्यूम नूरीज एज x एंड सोनू की नूरीज प्रेजेंट एज पूछी है, आर पूछा है ना, यानी प्रेजेंट एज इज x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज y years। यस डन, हाँ कि नहीं, हाँ। तो अभी आगे चलो, केस नंबर 1 ये नहीं करना था, अब डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ अभी, आपने केस 1 से लिखो। चलो केस 1 लिखो, 5 years ago, सो 5 years ago वाला केस लिखो। चलो क्या होगा, x - 5 y - 5, डायरेक्ट मैं तो लिख रहा हूँ इसमें, तो अभी 2 सम्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिए, फिर अभी नए पैटर्न में जाएंगे। x - 5 = 3y - 15, चलो x - 3y = -10, ऐसा ही आएगा। अभी तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं सर। चलो केस नंबर 2 लिखो, चलो नीचे केस नंबर 2 10 years later, ऐसा लिखो। चलो केस नंबर 2 10 years later, फिर 10 years later यानी x + 10 y + 10 कितनी बड़ी है भाई, 2 times, सो x + 10 2y + 20, सो x - 2y = 10। एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, करो। चलो इजी है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है।
x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू +10। एकदम ईजी है बेटा। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए साइन चेंज करनी पड़ती है क्योंकि एक्स एक्स को कट करना है। -y इज इक्वल्स टू -20। सोनू बेटा आ गई, पहले से सोनू आ गई, तो नूरी तो वैसे भी बड़ी है, डालो पुट इन 1, 20 आ गई है तो। सो x माइनस 3 टाइम्स 20, सो x इक्वल्स टू -10 प्लस 60, यानी कि 50 साल की है। अरे बाप रे, दादी अम्मा लगती है ना, आंटी है वो तो, फिर नूरी तो ऐसा हुआ। इसमें डालना है तो इसमें डालो 40, 40 प्लस 10 50। सो फाइनल आंसर आपको कंपलसरी लिखना है क्या, नूरीज प्रेजेंट एज 50 ईयर्स। ठीक है, इसके भी मार्क्स है बेटा। सोनूज प्रेजेंट एज कितना, 20 ईयर्स। ठीक है, सो इतना कंफर्म आंसर चाहिए मुझे। सो टेक्स्ट बुक से बेस्ड ऑन एजेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, देख लिया आपने, टेक्स्ट बुक से 3 सम्स थे वो कंप्लीट हो गए। अभी टाइप नंबर 2 है। कौन सा टाइप है, चलो आपने टिक मार्क किया था, फर्स्ट स्लाइड्स में हमने देखा था। कौन सा टाइप है, बेस्ड ऑन सेलिंग परचेस, अलग अलग है। सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस, कुछ भी चीज़ें खरीद रही है। देखो ये चंपा वाला सम है, आपके एग्जाम्पल में है। बहुत इजी है, पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा हो उतना इजी होता है। देख, चंपा वेंट टू सेल, एक दुकान की सेल चल रही थी, परचेस सम पैंट्स। इसमें तो एक बहुत अच्छा आंसर आता है, पूरा केस दिखाएगा फिर बोलूँगा। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ इच शी हैड बॉट, शी आंसर। सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखा काम का तो है ही नहीं कुछ ऊपर का, केस स्टडी में भी ऐसा है, आते हैं सम। सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ये सेकंड केस हुआ। तो चीजें कितनी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2। यस, सो चलो let assume number of skirts x and number of pants y. Champa bought। ठीक है, ओके। तो अभी केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 तो भाई स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। देखो स्कर्ट्स इज 2 लेस देन नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि 2 टाइम्स पैंट। ऐसा किया, इक्वेशन अभी ऐसे बनेगा कि x इक्वल्स टू 2y माइनस 2, ऐसे रखो, सब्स्टिट्यूशन मैथड ही करेंगे इसमें, इजीली आ जाएगा। क्या किया, स्कर्ट्स क्या है x, पैंट्स क्या है y, तो x इक्वल्स टू 2y माइनस 2। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में क्या है बेटा, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, स्कर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 लेस देन 4 टाइम्स। अभी दिक्कत क्या होती है, 4 लेस देन नहीं पुट करते, फिर 4 टाइम्स 4 लेस देन पैंट्स। सो x इक्वल्स टू 4y माइनस 4। सब्स्टिट्यूशन मैथड ही कर दो, ये x इक्वल्स टू 2y माइनस 2 इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू एक नंबर के इक्वेशन को सेकंड में डालो, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4। चलो थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, वहाँ पे जाते हैं, सब कुछ एक तरफ ला दो ऐसा हो तो। सो 2y माइनस 2 माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। मेरे पास तो जगह जैसी है, प्लस 1। सो एक पैंट हुई,
ओ हो, एक्स में तो कोई आंसर नहीं आया भाई, 2 - 2 तो वो खाली खाली गई थी घूमने के लिए, स्कर्ट्स तो लिए ही नहीं उसने। कैसा भयंकर समय, मैंने पहले बोला था कि ये सम्स का आंसर आपको ऐसा कुछ अलग तरीके से मिलेगा। सो चंपा बॉट, अभी उसने स्कर्ट्स तो लिया ही नहीं, सिर्फ बातें की है किसी को बताने के लिए कि मैंने स्कर्ट्स लिया, वैसे तो लिया ही नहीं है। चंपा बॉट 0 स्कर्ट एंड पैंट भी कितना लिया, 1। तो खामा इतना पूरा केस बनाया नहीं, हमको तो क्या है भाई, हम सॉल्व करने से मतलब है, वो जो खरीदे वो उसको खरीदना है तो खरीदे, ना खरीदना है तो बढ़ में जाए। लेकिन हमारे का तो सम्स बन गया कि 0 स्कर्ट्स एंड 1 पैंट। ठीक है, ऐसे होता है। हाँ है, एकदम इजी सम्स है। ठीक है, मेनली क्या किया, इक्वेशन को समझा, बनाया, देखो बनाया, फिर सॉल्व किया, यही 3 पैटर्न हमारा काम चल रहा है। ओके गाइस, के नॉट ओके, हिंदी में और इंग्लिश में बात कर रहा हो तो समझ में आ रही है। यहाँ पे गुजरात में भी पढ़ते हो, गुजरात के कोई स्टूडेंट्स हो तो हिंदी समझ में आ जाती है, इसलिए मैं जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी कहाँ पे भी कोई बैठा हो तो उसको समझ में आ जाए। चलो, सीबीएसई बोर्ड्स में हो इसलिए। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। परचेज कॉस्टिंग वाला है। अभी पेंसिल पेन्स का आएगा, उसके बाद बैट एंड बॉल का आएगा, कल के उठ को कोई बोलेगा और कोई भी चीज़ें बोल सकते हैं, नॉट एंड पेन भी बोल सकता है। ठीक है, सो 7 पेंसिल, देखो 2 केस है। ठीक है, तो 2 आइटम भी है तो 2 इक्वेशन भी हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करनी है। चलो लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एकदम शांति से। टेक्स्ट बुक के सम्स तो बहुत इजी है भाई, और वैसे भी रिड्यूस सिलेबस हो गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। फिर देखो हमारे वो आपके वर्कशीट्स में है अच्छे अच्छे वाले सम्स। चलो केस नंबर क्या है बेटा, क्या केस नंबर है, तो क्या भाई 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, ₹50। सो 5x 7y इज इक्वल्स टू 50। एक इक्वेशन हो ही गया। देख केस 2, मेरे लिखने की पैटर्न अलग है थोड़ी। केस 2 में क्या है, 7 पेंसिल्स, ओहो उल्टा पलटी है कोएफिशिएंट। 7 पेंसिल्स 5 पेन्स मिला के कितनी हो रही है, ₹46। ऑब्वियसली पेन की वैल्यू ज़्यादा ही होती है नहीं। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं कर सकते। तो कोई एक वेरिएबल को सेम बनाओ, मैं तो बोलता हूँ x को सेम बनाओ। तो किए हुए सम्स ऐसे दोनों में अलग अलग है। सो मल्टीप्लाई 7 टू इक्वेशन 1 एंड 5 टू इक्वेशन 2। ऐसा हुआ रे। एलिमिनेशन मेथड करना है। सम में क्या है भाई, पेंसिल और पेन का कॉम्बिनेशन है, दोनों का इक्वेशन बन गया। अभी एलिमिनेशन करना है तो एक्स का कोएफिशिएंट को सेव करो, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 5 7 जा 35। थोड़ा सेपरेट फॉर्म में लिखो। एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे किए हमने। 7 7 जा 49, 57 जा 350। चलो इसको 5 के साथ 35x, 5 के साथ 25y, 46 फाइजा। अभी 46 फाइजा कैसे फाइंड करते हैं सर, तो 4 फाइजा कितना 20 यानी 200, 6 फाइजा कितना 30 यानी 230। कैसे लाए सर विदाउट एनी कैलकुलेटर और कैलकुलेशन। 46 इंटू 5, सो 4 फाइजा 20 यानी 200, 6 फाइजा 30 यानी 230। तो अभी क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है ना। तो कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं था इसलिए डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। 49 माइनस 25 कितना 24 बराबर है। और 350 माइनस 230 120। सो वाई, अरे बाप 120 और 24 ₹5 आया। क्या 5 रुपये आया, पेन की वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो उसको कोई एक इक्वेशन में डालो।
पुट इन 1, फर्स्ट में डालो, चलो 5x, x तो लाना है, प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। हाँ, पेन की वैल्यू 5 रुपीज आई, सो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, सो 15, सो 5x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 3। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लास्ट में आप आंसर ऐसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज 5। समझ गए? सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। इतना परफेक्ट लिखना पड़ता है। मैं तो यहाँ पे जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर नोटबुक में लिखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और फाइनल आंसर जब आए उसको बॉक्स बनाओ, एकदम प्रॉपर लगना चाहिए। है क्या कुछ इसमें? अभी पेंसिल पेन है, कोई बोला बैट एंड बॉल है, कोई बोलता है पेन इरेजर है। देख देख, पेंसिल एंड इरेजर आ गई, देख अभी तो बोला मैंने, वही टाइप का सम है। चलो 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 स्टार्ट। कितने टोटल? एक पेंसिल है और एक इरेजर है। चलो लिखो, आप लिखो, चलो सभी लोग लिखेंगे। लेट अज्यूम, अज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि एक्स एंड वाई के आंसर्स लाने हैं हमें। सो लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ, चलो लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स। सो पेंसिल को एक्स बोलो, अभी आपको सब कुछ लिखना है, और इरेजर को बोलो रुपीज वाई। चलो केस नंबर 1 बनाओ। चलो 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 केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है भाई? 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर। हम लिखते थे वही हिसाब से लिखो। पिछले वाले सम्स में कैसे लिखा था? 2 पेंसिल प्लस दिस इज इक्वल्स टू 50, ऐसा लिखो। चलो केस 1, 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर। टू पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर इक्वल्स टू 18। हा, बस यहाँ से अटक जाओ। अभी 2 इक्वेशन आने के बाद अटक जाओ। अभी इसमें दिक्कत क्या होगी बेटा? दोनों इक्वेशन एक ही है। इसको एलिमिनेशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन करो, जो करो, दोनों मेथड एक ही है। सो मल्टीप्लाई, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 टू इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई 2 टू इक्वेशन 1। एक ही है बेटा, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सब कुछ 0 0 0। सो 0 इक्वल्स टू 0 यानी क्या? इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। आप बोले सर 0 आए तो नो सॉल्यूशन। अरे 0 इक्वल्स टू कोई दूसरा नंबर आए तो नो सॉल्यूशन। सो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। होगा इतना कि नहीं होगा बेटा? अभी आप बोलो सर आंसर क्या लाए, तो फिर कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। पेंसिल और इरेजर की कोई भी वैल्यू के आप ले सकते हो, जैसे इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ये 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे। एक ही इक्वेशन बोलते, उसके 4 सॉल्यूशंस लाए, 5 सॉल्यूशंस लाए, ऐसे सम्स करवा देते। तो आप क्या कर देते? अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशंस लाते थे। स्टैंडर्ड 9 में पता है आपको, स्टैंडर्ड 9 में क्या करते थे? एक ही इक्वेशन दिया होता है, फिर आपके उसके 4-5 इक्वेशंस बोलते थे। तो वो वाला सम है, क्योंकि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप कैसे करते थे? 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x बाय 3, ऐसे सब्जेक्ट बना देते y को। अभी x मैंने 0 लिया है, x 0 लिया है, तो y कितना होगा? 3। x मैंने 1 लिया है, तो 9 माइनस 2 7 बाई 3। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस आते हैं। अगर माइनस 3 लेता हूँ, x इक्वल्स टू 2 ले लाऊँ, तो 9 माइनस 4 5 बाई 3। सो ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं। अभी लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पेंसिल और इरेजर को अगर इंटीजर नंबर चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इंटीजर सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे। कोई बोलेगा तो नहीं आपको, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हो गया सब कुछ। ये तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवाऊँ कि ऐसे आपने सम्स किए थे, ठीक है। चलो भाई, परचेस वाले सम्स चल रहे हैं अभी। हाँ, एक ही सिटिंग में आप पूरा वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही सिटिंग में आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हो। जब एग्जाम्स टाइम आती है तो अगले दिन ही बैठना ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अभी बैट एंड बॉल आया बेटा, चलो वही का वही, चलो 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 लिखो, लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई। ठीक है, चलो केस 1 बनाओ, चलो चलो चलो, केस 1 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी हाफ डजन ऐसे भी बोल सकते हैं, 3800 रुपये है। सो 7x + 6y इज इक्वल्स टू 3800। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, एलिमिनेशन मेथड से ही जाएगा ये भी। फिर क्या है भाई, शी बाइज, ओके लड़की है, 3 बैट्स, लड़की परचेस कर रही है, ऐसा है। 5 बॉल्स कितने रुपए में, हाँ बैट की वैल्यू तो ज़्यादा ही होती है ना, उस हिसाब से ही काम होगा। देख यहाँ पे 5-7 बैट सीधी, इसलिए वैल्यू बढ़ गई। बॉल्स की क्या वैल्यू होती है, इतनी नहीं होती है। सो 3x, जो खेलता है उसको पता चलता है भाई। चलो सो क्या करें अभी, एलिमिनेशन मेथड करें, वही है, एलिमिनेशन मेथड ही कर सकते हैं। अभी कौन से वेरिएबल को सेम लेना है आपको, मैं तो बोलता हूँ इसको, क्योंकि वो 7 है ये 3 है, एक को 7 के साथ बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 के साथ, सेकेंड इक्वेशन को 6 के साथ लिखो। चलो मल्टीप्लाई 5 टू इक्वेशन 1 एंड 6 टू इक्वेशन 2। क्यों, मुझे एलिमिनेशन मेथड में किसको सेम करना है, y को। सो 7 फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है बेटा, 5, हाँ तो 35x प्लस 35 के साथ मल्टीप्लाई किया। 38 का 5 टाइम्स कितना होगा, 30 का 5 टाइम्स यानी 150 और 8 5 40, 190 और 2 0 और आएंगे, यानी कि 19,000। ऐसे करते हैं, 38 फाइजा पहले करो, 38 फाइजा कितना आता है, 38 फाइजा कितना आता है, 150 + 40 190, ठीक है, हाँ तो 19,000। चलो इसको 6 के टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 18, 6 को मल्टीप्लाई करना है, 175 × 6 करो 175 × 6 करो। चलो 175 × 6 कैसे करोगे, 1000 × 6 6000 है ना, 700, 640 कितना आएगा देखो, 175 2 ज़ा 250 बराबर है 350 के 250, 350, 6 ज़ा करो। चलो 175 × 0 करो, चलो यार काम करो, हेलो 6 ज़ा करो, 6 5 ज़ा 30, 42 एंड 45 10,500। एलिमिनेशन मेथड के लिए सिंबल चेंज, सिग्नेचर चेंज। क्यों सर, ये 30 को कैंसिल करना है, कैंसल। 35 - 18 कितना, 35 - 18 17, 19,000 में से 10,500 गए बेटा, 10,500 चले गए, यानी 500 बोलो तो 11,000, 8,500। सो 17 से डिवाइड हो रहा है, 8,500 डिवाइड बाय 17 यानी 500। तो 500 रुपये की एक बैट है। तो बॉल कितने की है, कोई एक इक्वेशन में डालो, पुट इन सेकंड, मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में डालो ना, वो छोटा नंबर है। चलो 3x यानी 1500 प्लस 5y 750 है क्या जगह। सो 5y 1750 माइनस 1500 250 बाई 5 यानी 50 रुपये का बॉल है। सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ऐसे फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वन बैट 500, वन बॉल 50,
ऐसे फाइनल आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। मुझे तो एक ही स्क्रीन में लिखना है इसलिए आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आप तो प्रॉपर नोटबुक में लिख सकते हो। परचेजिंग वाले समझ में आ रहे हैं? ऐसे वाले सम्स आप 9th में भी बनाते थे, 8th में भी थोड़ा बहुत आपका लीनियर अलजेब्रा एक्सप्रेशंस बनाते थे सम्स, लेकिन थोड़ा एडवांस है, सॉल्यूशंस भी करने हैं हमें, 2-2 इक्वेशंस बनाने हैं, इसलिए केस ऐसा बोलते हैं। अभी यहाँ से थोड़ी गाड़ी चेंज हो रही है। अभी तक जो किए ना एकदम इजी, एकदम इजी। अगर क्वेश्चंस मैं तो बोलूँ कि आपके एग्जाम्स में कोई स्कूल में भी ना पूछे, बोर्ड्स की तो अलग बात कर रहा हूँ, ऐसे सम्स थे, इजी वाले थे। अभी थोड़े लॉजिकल सम्स आ रहे। उसके लिए पहले मैं समझाता हूं टैक्सी कंसेप्ट। टैक्सी कंपनीज है, रिक्शा स्टैंड है, आप कुछ भी करो। अगर मान लो कि आप यहाँ पे हो और आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कैब बुक करते हो, रिक्शा बुक करते हो, ऑनलाइन करो या कुछ भी करो, तो वो कम से कम मिनिमम चार्ज तो कुछ लेगा। मान लो कि रेलवे स्टेशन यहाँ से आपका 2 किलोमीटर ही है, लेकिन उसको तो आपको लेने के लिए स्पेशल आना पड़ता है, तो वो फिक्स चार्ज कुछ लेने वाला है, जो आपके सिटी का रेट हो, जो आपके सिटी के एरिया वाइज रेट चल रहा हो, ठीक है। आनंद में पढ़ रहे हैं अभी, तो आनंद में मुझे यहाँ से मेरे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है, तो मैं अगर कैब बुक करता हूँ, वैसे तो नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है अभी तक तो, लेकिन कोई बुलाएगा, रिक्शा को बुलाओ, तो वो मिनिमम चार्ज तो 10 रुपये लेगा ही, फिर पर किलोमीटर चार्ज भी होता है, वो मीटर के हिसाब से काम करते हैं, पता है आपको। रिक्शा अगर है तो मीटर के हिसाब से, टैक्सी भी मीटर के हिसाब से। अगर कोई कंपनी आप ओला उबेर बुक कर रहे हो तो वो आपको किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से आपके किलोमीटर चार्ज करते हैं। सो वहाँ पे अभी यही कंसेप्ट आपके 2-3 जगह पे लगने वाला है। एक इसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में लैंडिंग लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में भी यही है कि आप कोई फिक्स दिनों के लिए बुक्स रखते हो, तो वहाँ पे फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज। आप होटल में हॉस्टल में मैस का खाना खाते हो, तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है कि भाई मंथली मैं 2000 रुपये दूंगा, फिर पर डे चार्ज अलग होता है। ऐसा भी सम्स बनते हैं, तो बहुत सारे तरीके से यहाँ से सम्स बन सकते हैं। तो अभी ये टैक्सी वाला है, उसमें एक है आपका फिक्स चार्ज, अंडरलाइन, चलो बुक में ही अंडरलाइन करो, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये 2 बातें हैं। सो पहला स्टेटमेंट यानी पहला केस क्या है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी ने कवर किया और उसको 105 देने पड़े। एंड सेकेंड, अगर 15 किलोमीटर कर रहा है तो उसको 155 देने पड़े। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि एक चार्ज है फिक्स और दूसरा है पर किलोमीटर। बस ये फर्स्ट कंसेप्ट है, दूसरा वाला कंसेप्ट बाद में लेंगे हम, बड़ा समय 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं और बहुत ही मस्त है। चलो लेट अज्यूम, मेरे साथ साथ आओ, फिक्स चार्ज इज ₹X, ये तो देना ही पड़ता है, एंड पर किलोमीटर चार्ज यानी 1 किलोमीटर का चार्ज ₹Y, ऐसा बोल दो। अगर 10 किलोमीटर गाड़ी घूमी है तो 10Y, हाँ, एक पेंसिल की वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो 10 पेंसिल की कितनी 50, 10 × 5 करते हैं, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू ₹Y है, तो 10 किलोमीटर की कितनी होगी 10Y, ऐसा ही हो सकता है। चलो केस नंबर 1, कितना डिस्टेंस कवर किया पहले केस में, तो कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ऐसे लेबल लगाओ, डिस्टेंस एकदम प्रॉपर लिखो यार, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सो फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर चार्ज उसको अलग से देना पड़ेगा, और वो टोटल मिलता है उसको 105 रुपीज़, ठीक है। सो x + 10y = 105, ये केस नंबर 1 का 1 सॉल्यूशन। केस नंबर 2, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अभी, डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, दूसरे में कितना है 15 किलोमीटर। सो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चार्ज = कितना देना पड़ता है 155 रुपीज़, इतना देना पड़ता है, इतना ही देना पड़ेगा। चलो, सो x + 15y = 155।
अभी मैं तो बोलता हूँ एलिमिनेशन मेथड ही होगा, इधर कुछ भी नहीं है, x और x सेम है, कोएफिशिएंट इवेंचुअली सेम हो गए हैं। तो करो एलिमिनेशन मेथड, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, इवेंचुअली सेट हो गया बेटा, माइनस माइनस माइनस, डन, x x कट, 15 माइनस 10 5y कितना होगा 50, हाँ, सो y कितना 10, सो पर किलोमीटर चार्ज 10 आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए मुझे, x का आंसर लाना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे भी। चलो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में डालो y की वैल्यू, सो x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल्स टू 105। तो पर चार्ज कितना किया उसने, सॉरी फिक्स चार्ज कितना किया 5 रुपीज़। तो फाइनल आंसर आपको लिखना है। अभी दूसरा केस बाकी है बेटा, क्या अभी उसने पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर घूमने जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, आप ही बोलो, इजी है। यहाँ पे एक आंसर तो आ गया कि फिक्स्ड चार्ज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹10। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ऐसे सम्स केस स्टडी में भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या किया है उसने, क्वेश्चंस क्या पीछे है, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर करना है तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, फिर वो 25 किलोमीटर का भी चार्ज देगा, यस। सो उससे हमारा फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे इक्वेशन बन गया है हमारा। सो फिक्स चार्ज कितना 5, पर किलोमीटर चार्ज कितना 10, सो 5 प्लस 250 यानी कि ₹255। अगर कल को उठ के बोले यार 25 किलोमीटर नहीं मुझे 30 किलोमीटर चाहिए, तो क्या है यार, 5 तो 5 कॉमन ही रहेगा, अभी 10 के मल्टीपल में करना है और प्लस 5 ऐड कर देना है, हो गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। पूरा लिखने का पैटर्न, समझने का पैटर्न ऐसा है। अभी इसमें अलग अलग तरीके से सम्स आएंगे, वर्कशीट्स में भी लिए है, हॉस्टल मैथ्स वाला है, लाइब्रेरी वाला है, ठीक है, टैक्सी वाले भी अगर पूछ सकते हैं। बस कंसेप्ट समझ लो, बाकी आप वैसे का वैसे कर सकते हो, कंसेप्ट आप एक बात समझ लो, ठीक है। हाँ, वो लैंडिंग लाइब्रेरी ले ले पहले, हाँ लैंडिंग लाइब्रेरी वाला ले ले। हाँ तो आपको क्या वो सेम तरीके का लगे, पहले थोड़ा 2 सम्स पीछे चले जाते हैं, उसमें क्या है अपनी टेक्स्ट बुक है, हम ही सॉल्व करते हैं ना, हमारी नोटबुक है, तो क्या है किसी को थोड़ी दिखानी है, हमको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्स के लिए। तो मैं क्यों ले रहा हूँ कि वो टैक्सी के हिसाब से ये सम चल रहा है, ये सम, हाँ आपको सभी सम्स ढूंढने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे कभी भी नंबर नहीं लिखा है, वो फर्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया था कि हम ऐसे ऐसे जाने वाले, आप ढूंढ सकते हो, अगर नए भी ढूंढो तो भी यहाँ पे तो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक बंद कर दो तो भी चलेगा। चलो, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। देखो यहाँ पे पहले 3 दिन के लिए वो चार्ज ले रहे हैं, टैक्सी में ऐसा नहीं होता है कि भाई पहले 2 किलोमीटर के लिए फ्री दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, कोई थोड़ी फ्री देगा। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अभी सरिता है और एक सुशी है, ठीक है, सरिता 7 दिनों के लिए बुक रख रही है और सुशी केप्ट फॉर 5 डेज। अभी एक बात सोचो, कोई लाइब्रेरी में से बुक्स परचेस कर रहा है तो 3 दिन के लिए उसको तो फिक्स चार्ज देना ही है, बाकी जितने दिन, क्योंकि लाइब्रेरी वालों का एक कंसेप्ट होता है कि भाई 3-4 दिन में तो कोई एक बुक खत्म हो जाती है, कोई भी आप रेफरेंस के लिए लो या पढ़ने के लिए लो, रीडिंग के लिए लो, नॉवेल लो, कुछ भी लो, तो उनका एक कंसेप्ट होता है भाई 3-4 दिन के लिए दे लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास लिमिटेड स्टॉक होता है, एक ही बुक के बहुत सारी कॉपीज नहीं होते, कई बार ऐसी होती है, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक नहीं दे सकते। अगर वो चार्ज ना रखे तो कोई वापस देगा ही नहीं भाई, 2-2 महीने 6-6 महीने तक घर पे पड़े रहेगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि भी 3 दिन तक हम आपको फिक्स चार्ज में दे देते हैं, जो 5, 10, 15, 20 जो भी लाइब्रेरी के हिसाब से हो। फिर उसके बाद अगर आप दिन बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो उन लोगों का वो क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड भी होता है कि भी आज ये तारीख को 10 तारीख को लेके गए, पहली तारीख को बुक लेके गए, तो 1st, 2nd एंड 3rd तक आपको फिक्स चार्ज जो आपका है वो देना पड़ेगा। अभी 4th डेट आ गई तो पर डे चार्ज चढ़ेगा, 5th डेट आ गई। अब आप महीने के बाद महीने बाद आप अगर बुक लौटाने जा रहे हो
अगर महीने के बाद लौटाने जा रहे हो 30 डेज के बाद, तो वो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, बाकी के 27 डेज का पर डे चार्ज लेगा। वो पेनल्टी के हिसाब से भी चलता है, ऐसा भी मान लो। जैसे आपकी कोई स्कूल से या फीस आप जब भरते हो तो अगर दिन बढ़ जाए तो पेनल्टी चढ़ती है, पर डे चार्ज बोलते हैं कि 100 रुपीज़ पे करो, तो कोई आदमी फिर ऐसे नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये लैंडिंग लाइब्रेरी कंसेप्ट वही टैक्स सी से मिल रहा है। तो चलो लेट अज्यूम फिक्स चार्ज वही फॉर फर्स्ट 3 days ₹X and per day charge is ₹Y। ऐसे अज्यूम कर दिया लैंडिंग लाइब्रेरी। चलो केस नंबर 1, सरिता मैडम kept the book, a book for 7 days। अभी इसके केस में क्या होगा बेटा कि वो 7 दिनों के लिए घर पे ले गई, तो उसका गिना जाएगा क्या फर्स्ट 3 day चार्ज, वो तो फिक्स ही रहेगा। अभी बाकी कितने दिन का बचा, 4 दिनों का, यानी 4 days चार्ज अलग से देना पड़ेगा। वो कितना दे रही है टोटल मिल के 27 रुपया। बुक्स तो भाई थोड़ी इतनी महंगी आती है। 3 days का चार्ज क्या, वो तो x ही है, इसको 3x नहीं करना है। 3 day का चार्ज फिक्स में, इसलिए मैंने इसमें फर्स्ट 3 days लिखा है, तो x। लेकिन पर डे चार्ज, 1 डे का चार्ज y है, तो 4 डे का चार्ज क्या 4y। अभी ये आगे किया वैसा ही है, फिर सॉल्यूशन आपको ही बनाना है। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूँ आपको, फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप ही करो। ठीक है बेटा, चलो। सो केस 2 किसके बारे में है, सुशी कितने दिनों के लिए लेके गई वो, सुशी kept the book, kept the book for 5 days। चलो 5 दिनों के लिए। कई बार तो क्या होता है बुक भूल जाते हैं, देना ही लौटाना ही भूल जाते हैं, फिर चढ़ता रहता है। सो फर्स्ट 3 days चार्ज, अभी बाकी के कितने दिन रह गए 2 days चार्ज, बाकी के 2 दिन का ही उसको एक्स्ट्रा पे करना है। इज इक्वल्स टू कितना है टोटल 21, बराबर है, दिन कम है तो फिर कम भी आएगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अभी मेरा काम खत्म हो गया है। एलिमिनेशन मेथड करो, सीधी तरीके से हो जाएगा। x और x सेम है, 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3, यानी पर डे चार्ज आ गया 3। ठीक है, और 6 यानी 15, 21 माइनस 6 यानी 15, तो x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 3, 15 और 3, 15 और 3, फाइंड द फिक्स चार्ज दैट इज 15 रुपीज। आप करोगे, मैं नहीं करने वाला हूं अभी। 15 और पर डे चार्ज 3 हो जाएगा। इसलिए देखो आपको सॉल्व करना है, रिवर्स चेकिंग करना है तो कर सकते हो। 15 प्लस 3 4 12, 15 प्लस 12 27, 15 प्लस 2 डे चार्ज 6, 15 प्लस 6 21 हो गया सुशी का चार्ज। ऐसे कर सकते हो। ओके, सेम। चलो पीछे आते हैं 2 स्लाइड्स। हाँ, क्योंकि एक ही टाइप का था इसलिए मैंने कर दिया। बराबर है, एक ही सीटिंग में कर रहे हो के देर लग रही है? हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन 9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। अभी ये थोड़ा सा सम अलग हटके है। पहले तो मुझे ये बताओ कि सेविंग कब होती है कि भाई मैंने इनकम में से एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेविंग आती है। यही कंसेप्ट है सेविंग का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेविंग यही है कि मेरे पास जो कुछ रकम आई उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिया। मेरे पास 500 रुपीज़ थे, उसमें से 300 रुपीज़ का कुछ मैंने ले लिया, तो अभी सेविंग कितनी हुई 200 रुपये की। वैसा ही होता है। तो अभी यहाँ पे सीधी तरीके से नहीं बोला हुआ, रेशियो में बोला हुआ है। तो रेशियो में इनकम है और रेशियो में एक्सपेंडिचर है और दोनों की सेविंग सेम है 2000। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, सिर्फ मंथली इनकम पूछिए, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। अभी इसको सम सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, एकदम
बड़ा बड़का एकदम जोरदार सम है। सो लेट अज्यूम इनकम्स ऑफ, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अभी रेशियो कब होता है, देख रेशियो कब कह जाता है 9:7, दोनों में कोई कॉमन नंबर कट हो रहा हो तभी। सो इनकम्स ऑफ 2 persons ₹9x एंड ₹7x, ऐसा हुआ, इसलिए तो 9/7 रेशियो हो रहा है, x कट हो जाएगा लेकिन x देना पड़ता है। वैसे ही एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 person, चालू है ना भाई, इतना सम कराओ फिर खत्म हो जाए। 4y एंड 3y, एक का 4y दूसरे का 3y। समझ में आया बच्चों? चलो अभी दोनों की सेविंग क्या है, बोथ द पर्सन, यहां पे केस ना भी बनाओ तो भी चलेगा क्योंकि सेविंग अलग अलग होती तो 2 केस अलग अलग होते। बोथ हैज सेविंग ₹2000, दोनों की सेविंग सेम है, अगर अलग अलग होती तो फिर हम करते, तो क्या है 9x - 4y = 2000 हो गया। देखो ये फर्स्ट पर्सन 9 है तो यही फर्स्ट पर्सन 4 में भी है, ठीक है, अदल बदल नहीं करने देनी है। फिर 7x - 3y अगेन 2000। चलो इसको नंबर 1 बोलो, इसको नंबर 2 बोलो। अभी मैं तो बोल रहा हूँ एलिमिनेशन मैथड ही करो, इसको सेम करोगे, ये छोटा नंबर है, इसको 3 के टाइम्स, इसको 4 के टाइम्स लिखोगे, मल्टीप्लाई लिखो, चलो मल्टीप्लाई 3, इसको सेम करना है ना, 4 and 3 का एलसीएम 12, तो इसको मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 4 टू इक्वेशन 2 लिखा, चलो लिख लो, पॉज करके लिखो, मल्टीप्लाई 3 टू इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 4 टू इक्वेशन 2, तो पहले को 3 के साथ मल्टीप्लाई यानी 27x - 12y और 6000, ऐसा हुआ। पहले को 3 के साथ, दूसरे को 4 के साथ, तो 28x 12y, यही तो एलिमिनेशन मेथड है, 4 के साथ यानी 8000। चलो कलर चेंज करो फॉर योर, हाँ ये कट करने के लिए प्लस करना पड़ता है, ये माइनस, तो ये कट हो गया, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। 27 - 28 यानी -x -2000। अभी मैं क्या बोलूँ, y फाइंड ना करे तो भी चलता है, क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है, एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं है, सिर्फ मंथली इनकम पूछी है। तो दोनों की मंथली इनकम, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, x और y फाइनल आंसर नहीं है, उसने मंथली इनकम पूछी है, तो मंथली इनकम्स आर, अभी 9x और 7x, x की वैल्यू डालो तो 9 2 जा 18,000 एंड 7 2 जा 14,000, ऐसे लिखते हैं हम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर कल को उठ के कोई टीचर्स ऐसे बोले कि मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करो, हाँ तो फिर अभी आपको y फाइंड करना पड़ेगा। चलो हम एड ऑन क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा जितना था इतना बराबर है, अभी इसमें 2000 लेके कोई एक इक्वेशन में डालो, सॉरी पुट इन फर्स्ट, सो 9x माइनस, ओके 9x यानी 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, सो 2000 माइनस 18,000 16,000। सो अभी अगर पूछते वो लोग, पूछा नहीं है, एड ऑन क्वेश्चन है ये, कि मंथली एक्सपेंडिचर्स यानी मंथली एक्सपेंसेस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 4y एंड क्या था, रेशियो कितना था, 4y एंड 3y था, सो 4y यानी 16,000 रुपीज़ एंड 4,000 इंटू 3 यानी 12,000, यानी 18,000 एंड 14,000 आर दी इनकम एंड 16,000 एंड 12,000 इज एक्सपेंडिचर। बोलो 18 माइनस 16 2,000, 14 माइनस 12 2,000, हो गया सेविंग। तो अगर पूछते हैं तो करना है, बाकी ज़रूरत नहीं है, ये एड ऑन क्वेश्चंस में। कौन है, मीना बैंक में जा रही है 2,000 रुपये निकालने के लिए और वो
कंपलसरी बोलती है कि मुझे ये वाली नोट्स चाहिए, 50 की नोट्स और 100 की नोट्स दो। 500 की है लेकिन वो नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही है अपने को क्या पता, उसको चाहिए होगा, कुछ छुट्टे का काम होगा, है ना, छुट्टे लेने जानी होगी। तो 50 की नोट्स चाहिए और 100 की नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको मिल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ये थोड़ा हटके सम है इसमें भी। सो मेरे साथ आगे बढ़ो, चलो। लेट अज्यूम ₹50, ओके, X notes of ₹50 and Y notes of ₹100। हमको पता नहीं था ना भाई कितने कौन सी नोट्स है, लेकिन पहला केस स्टडी तो एकदम फर्स्ट आ गया कि टोटल उसको कितनी नोट्स मिल रही है। टोटल नोट्स मीना गॉट, टोटल नोट्स कितनी मिल रही है उसको, मीना गॉट 25 नोट्स। यानी कि नोट की टोटल की बात करूं तो x प्लस वाई लिखी, यहां पे डिनोमिनेशन नहीं आ रहा है। देख अभी डिनोमिनेशन का काम नहीं है, ऐसी गड्डी पड़ी हुई नोट आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 25 हुए। अभी किसकी 50 है किसकी 100 है वो अलग बात है, वो दूसरे केस में जाएंगे। टोटल 25 है, यानी x प्लस वाई मिला के 25 हो गया पहला इक्वेशन। अभी केस नंबर 2, यस, वो कितने रुपीस का हो रहा है, टोटल नोट्स जो है, अमाउंट इज कितना हो रहा है 2000 का। तो बेटा अभी अलग तरीके से करना पड़ेगा इसको। कैसे, एक नोट की 50 की वैल्यू है तो x नोट्स की कितनी हुई 50 इंटू एक्स। अरे एक नोट 50 रुपए की, उसको मैं 10 ऐसे नोट्स ले लूँ तो 10 इंटू 50 कितने होते हैं 500। ऐसे ही है 50 इंटू एक्स, मुझे तो अभी वैल्यू का काम है। ऐसे ही 100 के बराबर में भी 100 इंटू वाई, टोटल मिला के कितना होना चाहिए 2000। हो गया, खत्म इक्वेशन। अभी मैं तो क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको 50 कॉमन ही निकाल दो। 50 कॉमन निकल रहे देख, 50 कॉमन, x प्लस 2y, 2000 में भी 50 है, 50 इंटू 40 है देख। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। एलिमिनेशन मैथड हो ही रहा है देख, डायरेक्टली हो रहा है, इसके नीचे ही रख दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x को ही कैंसिल करो क्योंकि दोनों को कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे y कितना आया 15, तो पुट इन 1 फर्स्ट में डालना है। सो x प्लस 15 25, सो x कितनी आई 10। यानी कि 50 की नोट्स कितनी है, मीना गॉट 10 नोट्स ऑफ ₹50, यानी 500 हो गए, एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100 यानी 1500 हो गए। हो गया टोटल 2000, वेरीफाई हो रहा है। सो इस तरह से हम लिखते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। परचेज एंड सेलिंग प्राइस में कैसे करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को एक को x बोलो एक को y बोलो, फिर इसकी डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई करो। वो बैट हो, बॉल हो, वैल्यू हो, मनी हो, कुछ भी हो, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और आंसर लाओ। क्लियर? क्या सर एक ही सिटिंग में सब कुछ हो रहा है। अभी ये तो हो गया था लर्निंग लाइब्रेरी। यहाँ पे परचेज और सेलिंग वाले सम्स खत्म हो गए, परचेज एंड सेलिंग वाले सम खत्म हो गए आई थिंक। यस, ये नंबर सिस्टम में था ना, एकदम सम है, कुछ भी नहीं, ये सम में तो कुछ भी नहीं है नंबर्स में। देख 10 students of class 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. So let assume, चलो एकदम सही वाला, एकदम इजी वाला। ये तो ऐसे तो पजल्स आप छोटे छोटे बच्चे थे तब भी करते थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे थे तब आप ये पजल सॉल्व करते थे। लेट अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स, पहले कौन लेना है, गर्ल्स ले लो, चलो गर्ल्स ज़्यादा है इसलिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू y। पहला केस तो क्या है भाई, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन में पार्ट किया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 in quiz took part as
ऐसा प्रॉपर लिखना पड़ता है बेटा केस को। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी इसे बॉयज़ से 4 स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, यानी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। मैं तो बोलता हूँ इसको सब्सटीट्यूशन मेथड ही करो, सब्सटीट्यूट इजी है ना भाई, इसलिए सब्सटीट्यूट इन, इसमें एलिमिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1। सो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, सो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 3, तो x कितना आया 10 माइनस 3 दैट इज 7। फाइनल आंसर लिखना है, चलो फाइनल आंसर लिखो, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3, ये फाइनल आंसर ऐसे लिखो और फाइनल इसमें बॉक्स बनाओ। चलो वो आपको काम करना है, एकदम सही सम था, इजी सम था, कुछ भी नहीं है, ऐसे सम सब पूछते भी नहीं है, ऐसे तो आपके MCQs में भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। दो केस है, यानी 2 इक्वेशन बन गए, तो 2 नंबर लेना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, तो डिफरेंस यानी 1 टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेट अज्यूम्स 2 नंबर्स आर, मान लो कि आपने 2 नंबर्स सिलेक्ट किए x एंड y, मान लो कि x बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा वाला जो है वो 3 टाइम्स लेने वाले हैं, x ग्रेटर देन 0 नहीं, दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन x ग्रेटर देन y। केस नंबर 1 क्या है, डिफरेंस कितना दोनों में 26। कोई बोले सर x माइनस वाई लिखे या y माइनस एक्स, नहीं, बड़ा कौन है x, तो x माइनस वाई लिखो। केस नंबर 2 क्या है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, कैसे बड़ा है कि भाई जो फर्स्ट नंबर है 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, एक नंबर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, एकदम सही समय, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, सब्स्टिट्यूट इन 1, सो y इक्वल्स टू 13, तो x कितना मिलेगा, y 13 मिले, इसमें डाल दो 39, सो 2 नंबर्स आर, आंसर्स क्या है 13 एंड 39, देख लो आप वेरीफाई भी कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 26, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है, यानी 13 3 जा 39, डन, सिंपल वाले सम से। ओके थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेक टाइम बाद में आते हैं। चलो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, ब्रेक हो गया, पानी वानी पी लिया, आगे बढ़ते हैं। नंबर्स में अभी 3rd गियर में गाड़ी जाने वाली है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो बेस्ड ऑन नंबर्स में आती है। 3-4 सम्स है, समझ लो एक बार अच्छी तरह से। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। एक पार्ट हुआ सम का, ठीक है। If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes as 5/6, यानी 2 स्टेटमेंट तो है, यानी 2 चीजें लगेगी। अभी ये 2 चीजें जो लगेगी, यहाँ पे क्या है, बैट एंड बॉल, ऐसे सब कुछ नहीं है। सो लेट अज्यूम फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन इज x बाय y, वहां पे जो y 0 नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। सो केस नंबर 1 क्या है बेटा, कि अगर हम 2 ऐड करते हैं, 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो मैं है ना भाई पूरी टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन नहीं कर रहा हूँ, इसके टेक्स्ट बुक के ही सम्स में ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको अलग अलग पब्लिकेशन से मिल जाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझोगे कि तो आगे नहीं आएगा। सो दोनों में मैंने 2 ऐड किया, ठीक है।
दोनों में मैंने 2 2 ऐड कर दिया, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अभी फ्रैक्शंस क्या बना मेरा 9/11। अभी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, सो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। चलो अभी सच में बोलूँ तो ये इधर लाओ, ये इधर लेके जाओ, कांस्टेंट ऑलवेज राइट हैंड साइड चाहिए और ये सम्स एलिमिनेशन मेथड से ही होगा। सो 18 माइनस 22 ऐसे कर सकते हो। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, एक इक्वेशन आया। सही है। अभी दूसरा लेते हैं इक्वेशन, दूसरा केस लेते हैं। सो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है, सो केस नंबर 2 क्या है कि 3 इज एडेड, यहां पे तो एडेड ही है, कई अलग अलग भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लो, जगह नहीं है। 3 is added to both numerator and denominator. So x plus 3 and y plus 3. Now new fraction becomes as 5/6. Cross multiplication. 6 times x plus 3, 5 times y plus 3. So 6x plus 18, 5y plus 15. चलो ये इधर लाओ, ये उधर लेके जाओ। So 6x minus 5y is equals to 15 minus, so 6x minus 5y is equals to minus, तो 2 इक्वेशन आ गए, ये और ये। तो अभी तो कंपलसरी एलिमिनेशन मेथड ही करना है। मैं लिखता हूँ, देख 11x minus 9y is equals to -4, क्या था 6x 5y minus 3, 6x minus 5y minus 3, सेम करना है हमें। चलो एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में आप किसको कहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, चलो समझ के बताओ। चलो मैं तो बोल रहा हूँ हाँ 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो 11 बड़ा हो जाएगा, तो इसको 5 के साथ, इसको 9 के साथ। चलो चलो लिखो, 9 एंड 5 में कोई कॉमन नहीं है। सो इक्वेशन मल्टीप्लाई 5 टू इक्वेशन 1 लिखो, मल्टीप्लाई 5 टू इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 9 टू इक्वेशन 2, इसको 5 के साथ करना है। कई टीचर्स ऐसे आपको लिखवा दे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, ऐसे मज़ा नहीं आता है, पेंसिल से लिख लेना, बाकी स्टेटमेंट लिखो वो अच्छा है। पहले इक्वेशन को 5 के साथ, सो 55x 45y माइनस 20। सेकेंड इक्वेशन को 9 के साथ, 54x 9 6 54, अगेन 45y 27। अभी क्या कर रहे हैं हम, साइन चेंज करो। चलो ये प्लस करो क्योंकि उसको तो कैंसिल करना है, ये प्लस किया तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अभी जो नई साइन है वो कंसीडर करनी है। सो दिस इज x, दिस इज 7, सो x 7 आ गया, कोई एक इक्वेशन में डाल दो, पुट इन सेकेंड। सो 6 इंटू 7 माइनस 5y इक्वल्स टू -3, 5y -3 माइनस 42 माइनस 5y माइनस 45, सो y इक्वल्स टू 45/5 दैट इज 9। तो फ्रैक्शन क्या आया, फाइनल आंसर तो आपको फ्रैक्शन का लिखना है, x अपॉन y यानी 7/9। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स है, दोनों में कोई कॉमन नंबर्स नहीं है, इसलिए चल सा है। सो हाउ दिस इज बी पॉसिबल, फ्रैक्शंस के नंबर्स के हिसाब से, बेस्ड ऑन नंबर्स जो हम तीसरी टाइप कर रहे हैं उसमें ये सम अच्छा है। अभी कल को उठ के आगे आएंगे सम्स, आपके वर्कशीट्स में भी बहुत है, ये चेंज कर देंगे। भाई कोई 2 ऐड करता है, कोई 2 3 सबट्रैक्ट करता है, कोई ऐड करो सबट्रैक्ट करो, दोनों में भी कुछ हो सकता है, लेकिन इक्वेशंस बनाने की पैटर्न यही है। चलो अभी बहुत ही बढ़िया सम, एकदम जोरदार सम ऑफ 2 डिजिट। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये सम चलाने से पहले, कि कोई भी नंबर बनता है, मान लो कि 12 नंबर बनता कैसे है, 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है। ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। क्यों यूनिट प्लेस और 10th प्लेस ऐसे बोलते हैं,
क्यों? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, कि 10 के मल्टीपल्स में देख 2 इंटू 10⁻�0 ऐसा होता है, 1 इंटू 10⁻1, इसलिए 10 प्लस 2 होके वो 10 12 होता है। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 1 इंटू 10 स्क्वायर, 2 इंटू 10 1, 3 इंटू 10⁻0, इसलिए तो वो यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, इसलिए 100 प्लस 20 और प्लस 3 तीनों मिला के होता है 123। ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ही ये समझ में आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि 2 डिजिट का नंबर्स कैसे बनते हैं, 3 डिजिट्स के कैसे बनते हैं। यहां पे तो काम किसका है यहां पे काम किसका है? सिर्फ 2 डिजिट का है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट में 2 ही वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। समझो अभी क्या कर रहे हैं। The sum of 2 digit numbers and the numbers obtained by reversing the digit is 66. रिवर्सिंग द डिजिट्स यानी 12 है तो उसका रिवर्सिंग डिजिट से नंबर क्या बनेगा? 21। यहाँ पे एडिशन 66 नहीं है, लेकिन उसको हम ऐसे बोलते हैं। 3 डिजिट का नंबर का कोई काम नहीं है हमें। सो दूसरा स्टेटमेंट, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। एकदम मस्त सम है भाई, एकदम झकास। चलो लेट अज्यूम 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और x 10th प्लेस का डिजिट है। यूनिट प्लेस पे कौन? y, 10th प्लेस पे कौन? x। समझ में आया ये? हाँ। सो केस 1, क्या केस 1 करोगे? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। हाँ, इतना बड़ा काम करना पड़ता है। इज 66। तो 10x प्लस वाई तो हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो उसका रिवर्स नंबर क्या आएगा बताए आपको? 10y प्लस एक्स। देख 12 का रिवर्सिंग कितना आता है? 21। तो 21 कैसे बना? 2 इंटू 10 प्लस 1, तो यही तो हुआ। वो कितना आ रहा है? 66। चलो 10x प्लस, यार बस बस मस्त हो गया। देख यही तो समझना है बेटा। सभी में से 11 कॉमन निकालो। यहाँ पे भी 11 6 सो यू गॉट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। पहला केस समझ में आया बेटा? समझ में थोड़ी देर लगेगी, 1-2 बार रिवाइज करो, ठीक है। वीडियो है तो मैं 2-3 बार बोलता हूँ तो भी चलेगा, रिवाइंड करके देखो तो भी चलता है। कंसेप्ट क्या है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक नंबर है कोई, उसका रिवर्स डिजिट घुमा दो, यानी 10x प्लस वाई था, उसका घुमा देने के बाद क्या आएगा? 10y प्लस एक्स आएगा। यही कंसेप्ट काम का है। बस ये कंसेप्ट समझ में आया गया तो इसके हिसाब से बहुत सारे सम्स आपको आ जाएंगे, फ्यूचर में आएंगे। अभी दूसरा केस क्या है बेटा कि द डिजिट्स ऑफ नंबर्स डिफर बाय 2। मान लेते हैं कि भाई x द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 2। डिफर बाय 2 यानी x बड़ा है ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। अभी मैं तो बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर दो y प्लस 2, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन 1। सो y प्लस 2 प्लस y इक्वल्स टू 6। सो 2y इक्वल्स टू 4। सो y इक्वल्स टू 2। तो x कितना आया? 4। तो नंबर क्या आएगा? नंबर क्या आएगा? 42। नंबर क्या आएगा? 42। उसका 24 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे बोलते हैं हाउ मैनी नंबर्स आर सच दैट। तो 42 भी ले सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस पूछा है। 4 - 2 भी 2 आएगा, 2 - 4 भी 2 आएगा, और 42 और 24 का एडिशन 66 आता है। तो सो दोनों नंबर्स आर द आंसर, 42 एंड 24। समझ में आया? फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? 42 एंड 24। 10 4 = 40 प्लस 2 या 10 2 = 20 प्लस 4 यानी 24।
क्लियर? अगर वो लोग ऐसे बोलते कि भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स इज 2, तो फिर आप सिर्फ 42 लिख सकते हैं, क्योंकि डिफर में पॉजिटिव आता है आंसर। वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, इतना रेडी है आपके लिए। लेकिन समझ में क्या आया, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिंग डिजिट्स होने के बाद कंसेप्ट चेंज हो जाता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं। और दूसरा ये वाला कंसेप्ट, ये पहले मैंने जो समझाया वो ये क्या समझाया कि कोई भी नंबर्स बनता कैसे है, ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से फ्रैक्शन वाला सम आया है, एकदम मस्त सम है। इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1। अभी तक बिकम्स वाला वर्ड आता था, अभी रिड्यूसेस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकम्स एज 1/2, अभी 2 स्टेटमेंट है। सो पहले तो हम फ्रैक्शन अज्यूम करते हैं। चलो मेरे साथ साथ लिखो, लेट अज्यूम, एकदम अच्छा वाला सम है। लेट द अज्यूम फ्रैक्शन इज x/y। केस 1 में क्या करेंगे कि 1 is add to numerator and subtract 1 from denominator. So 1 is added, लिखो चलो, numerator and 1 is subtracted from denominator। मैंने पहले ही बोला था, पिछले वाले सम में सिर्फ एडिशन ही आया, अभी इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आए। सो x + 1 एंड y - 1 इज रिड्यूस टू 1। 1 यानी क्या, 1 आंसर आ रहा है, तो दोनों सेम ही होंगे, तो ही 1 आएगा। सो x - 1, एक काम करो, हमको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है ना। चलो, सो x - 1 ये 1 इधर को जाएगा, y इधर आएगा। ये प्रॉपर इक्वेशन घुमाना आना पड़ता है बेटा। केस नंबर 2 क्या है, 1 सिर्फ ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में। 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ओनली, है ना। 1 कहां पे ऐड हो रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी कि x/y + 1। सो इट बिकम्स एज 1/2। सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x = y + 1। तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ओके चलो, 2x - y = 1। एलिमिनेशन मेथड करो, सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी करना है, इजी है। चलो, एलिमिनेशन हो सकता है डायरेक्टली, क्यों, y का कोएफिशिएंट सेम है, देख, 2x - y = 1, x - y = -2। मुझे पॉजिटिव फ्रैक्शंस मिलने चाहिए, हाँ। ये चेंज, सो ये चेंज, ये भी चेंज, अभी चेंज वाला लेंगे हम, y कैंसिल। सो x = 3, x 3 है, सो सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया मैंने। सो y = 6 - 1 दैट इज 5। तो फ्रैक्शन क्या आया, 3/5। फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है और बॉक्स बनाना है कि द फ्रैक्शन इज 3/5। देखो अभी 1 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, 4/4 यानी 1 आया। नीचे 6 ऐड करो, नीचे 5 में 1 ऐड करो, तो 3/6 1/2 आ गया। यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारे आंसर से, यानी एकदम रेडी है। कंसेप्ट ये है, समझना है। अगर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम समझने में गलती कर दी तो इक्वेशन बनाने में गलती करो। इसलिए पहला स्टेप हमारा क्या था, इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम समझो, ठीक है, फिर इक्वेशन बनाओ। यस, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स, सिर्फ डिजिट्स का एडिशन 9। अभी दूसरा स्टेटमेंट समझना है, सिर्फ डिजिट्स का एडिशन 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ऐसे टुकड़े टुकड़े निकालो पूरे। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अभी किया था वही वाला है कि भाई एक नंबर है 10x + y, तो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर 10y + x। सो लेट अज्यूम 2 डिजिट नंबर is 10x + y, यानी कि x and y are 2 डिजिट्स। ऐसे हुए, डिजिट्स ही है। फिर हम तो केस 1 में क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स
इज 9, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। चलो ये तो हो गया। अभी जो है वो केस 2 है बेटा। क्या केस 2 है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये 10x प्लस वाई, दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय ऑफ इट्स ऑर्डर। सो नंबर reversing order of digits। समझ में आया क्या? 9 टाइम्स दी नंबर इज ट्वाइस दी ऑब्टेन बाय इट्स रिवर्सिंग दी ऑर्डर, यानी 9 टाइम्स इज 10x प्लस वाई, एकदम शांति से करना है। 2 टाइम्स इज 10y प्लस एक्स। ये कोई नहीं समझाता है इतना डिटेल में कि ये नंबर जो है वो लिखा, अभी उसका रिवर्सिंग ऑर्डर जो 2 टाइम्स है। अभी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर करो, 9 इंटू 10 90x प्लस 90y, 2 इंटू 10 20y प्लस 2x। मैं बोलता हूँ सब कुछ एक जगह पे ला दो। सो 90x प्लस 9y, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं देख। सो 90 माइनस 2 88x, 9 माइनस 20 यानी 11 है। कांस्टेंट है ही नहीं ना, कहाँ पे है ही नहीं, देख कांस्टेंट कहाँ है ही नहीं। 11 कॉमन निकालो, सो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन एंड कैंसल, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 8x। ये मैं बोल रहा हूँ सब्सटीट्यूट करो आप। चलो पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, क्योंकि y का 8x में आ गया तो सब्सटीट्यूट करने से क्या हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। सो x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9। सो 9x इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 8। तो ये नंबर कौन सा हुआ? 18। अब आप बोलोगे सर पिछले वाले सम में 18 और 42 और 24 दोनों ही लिए थे, अभी इसमें 18 और 81 ले सकते हैं? 18 और 81 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो दूसरा केस है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो 18 9 जा 162, 81 2 जा 162। लेकिन अगर मैं रिवर्स करूं 81 9 जा और 18 2 जा, नहीं होगा सेम, इसलिए आंसर एक ही है। उसमें तो 2 नंबर्स आ सकते थे क्योंकि केस ही ऐसा बनाया था। इसमें भूल से भी गलती से भी मत लिख लेना 81 और 18, एक ही नंबर आएगा सिर्फ 18। हाँ, सम ऑफ द डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस 8 करो 8 प्लस 1 करो, दोनों में 9 आएगा। लेकिन सेकेंड केस में वो डिफर हो जाएगा। समझ में आया? सो ये नंबर है। अभी एक आपके ज्योमेट्री वाला सम है, नंबर्स वाले सम खत्म हो गए, ये ज्योमेट्री वाला सम है। आई थिंक ये 19th नंबर का सम होगा क्योंकि इसके बाद हाँ 2 सम्स है आपके, फिर चैप्टर 4 जाएंगे। चलो 2 ज्योमेट्री के सम्स है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। सो रेक्टेंगल की पैरामीटर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस, यस ये तो याद होना चाहिए ना बेटा, 2 टाइम्स एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2l प्लस 2b, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड विड्थ इज 36 मीटर। ओके, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इट्स 36 मीटर। क्या? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी सम बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया है भाई। लेट अज्यूम, एक मिनट, लेंथ ऑफ गार्डन is x meter and width is y meter. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, यानी ये इसको ज्वाइंट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हाफ द पैरामीटर इज 36 है। समझ में आया कैसे सम बनाया है? बाय हाफ ऑफ पैरामीटर इज 36 ऐसे बोला गया है। अब स्टेटमेंट ऐसे ऐसे कैसे बनाते हैं वो लोग, देखा, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। हाफ द पैरामीटर यानी 2 टाइम्स आप x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करते हो, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। एक इक्वेशन आ गया। और केस 2 क्या है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है कि भाई विड्थ जो है
वहाँ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, इजी है। टेक्स्ट बुक में आपके जो डिफ़िकल्ट वाले पैटर्न है वो सिर्फ नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स में ही है। ज्योमेट्री वोमेट्री में भी इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। देखो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, तो 2y इज इक्वल्स टू 32, 36 माइनस 4 32, सो y इक्वल्स टू 16। सो x कितना आएगा 16 प्लस 4 20। सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? लिखो चलो, फाइंड द डायमेंशन ऐसे पूछा है, फाइंड द डायमेंशन। सो लेंथ ऑफ गार्डन कितना x 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। ठीक है, ऐसे हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ, हो गया। सो स्टेटमेंट समझना था ये कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 कैसे होता है। ऐसे ऐसे टुकड़ों में दिया है उन लोगों ने, ब्रैकेट करके, कॉमा करके, इसलिए। क्लियर है? लेंथ और ब्रेथ हम दोनों में एक्स एंड वाई डिफाइन किया, फिर 2 इक्वेशंस बनाए, सिंपली तरीके से हो रहा है। समझ लो, पॉज करो, रिवाइंड करो। द लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. क्या सम बनाया है? फिर से। The largest of 2 supplementary angles exceed the smaller by, यानी supplementary angle 2 होते हैं, ऐसा हुआ ना। Let assume x and y are 2 supplementary angles, यानी supplementary बोला है, यानी दोनों का एडिशन तो 180 हो गया। तो एक केस तो वैसे ही मिल गया, और x जो है वो लार्जेस्ट है, ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं। तो केस 1 तो क्या हुआ भाई, दोनों सप्लीमेंट्री है, सो केस 1 तो वैसे ही हो गया 180 डिग्री नहीं लिखो अभी। तो केस 2 क्या है? एकदम सिंपल सा, समझना वही था कि पहला इक्वेशन तो अंदर ही दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री। लार्जेस्ट यानी बड़ा वाला एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी एक्स जो एंगल है वो y से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो सब्स्टिट्यूट करो, ऐसे समझ तो यार, क्या है यार, कुछ भी नहीं है अभी। सो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 2y। 180 माइनस 18 कितना हुआ बेटा? चलो 162। सो 2y इक्वल्स टू 162, तो y कितना हुआ 80, तो x कितना होगा 180 माइनस 81, 180 में से 80 गए यानी 100, यानी 99। सो फाइंड देम। सो एंगल्स कितना, कौन से आएंगे? अभी आप एंगल लिखते हो तो फिर डिग्री लिखो, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री ऐसा लिखो। दोनों का टोटल देखो 180 हो रहा है, हो गया। सो चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 5 4 फिर करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो, बाद में करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में भी जा सकते हैं हम।